वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर यानी कि कंधे का जाम होना। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष अरोड़ा, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स इंजरी, आर्थ्रोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में स्पेशलिस्ट। शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसकी इस एनाटॉमी की वजह से शोल्डर को 360 डिग्री की रेंज मिलती है। इसकी इसी एक्सेसिव रेंज की वजह से शोल्डर एक काफ़ी अनस्टेबल जॉइंट भी हो जाता है, बट नेचर ने इसको स्टेबल करने के लिए इसके चारों तरफ एक कैप्सूल की लेयर दी है, जिसकी वजह से शोल्डर स्टेबल रहता है और वो डिसलोकेट नहीं होता। बट कई पेशेंट्स में देखा गया है कि ये जो कैप्सूल की लेयर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और थिक हो जाती है, जिसकी वजह से शोल्डर में स्टिफनेस आ जाती है और शोल्डर की रेंज कम हो जाती है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर का कोई सिंगल कॉज नहीं है, बट ये उन पेशेंट्स में काफ़ी कॉमनली देखा गया है जिनमें डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट की डिजीज़ है, सर्वाइकल की दिक्कत है, थायराइड की प्रॉब्लम या पार्किंसंस की प्रॉब्लम है। और ये उनमें भी काफ़ी कॉमनली देखा गया है जिनको स्ट्रोक हो चुका है। इसके अलावा अगर शोल्डर में कोई सर्जरी हुई है या रिस्ट और एल्बो में कोई प्रोसीजर हुआ है, सर्जरीज के बाद अगर शोल्डर को इमोबिलाइज रखा गया है काफ़ी टाइम के लिए, उन पेशेंट्स में भी देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर काफ़ी कॉमन होता है। आइए हम समझते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होने से क्या सिम्टम्स आते हैं और हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। फ्रोजन शोल्डर एक 3 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज 1 जिसको हम स्टेज ऑफ फ्रीजिंग बोलते हैं, मतलब कि फ्रीज हो रहा है। इस स्टेज में कंधा धीरे धीरे जाम होना शुरू करता है। इस स्टेज में पेन भी बढ़ता है और स्टिफनेस भी बढ़ती है। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा पेन होता है और पेशेंट को काफ़ी फ्रिक्वेंटली पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है उसे हम बोलते हैं स्टेज ऑफ फ्रोजन, मतलब आइस पूरी तरह जम चुकी है। इस स्टेज में पेन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कंधा काफ़ी स्टिफ हो चुका होता है, इसलिए इसे स्टेज ऑफ फ्रोजन भी बोला जाता है। इस स्टेज में कंधा इतना स्टिफ हो जाता है कि हेयर को कोम करना और अपने कपड़े को चेंज करने के लिए भी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और जो नेक्स्ट स्टेज है, स्टेज ऑफ थॉइंग, मतलब आइस धीरे धीरे पिघलती है। इस स्टेज में जो हमारा टाइट इन्फ्लेम्ड कैप्सूल है वो धीरे धीरे मेल्ट होता है और जो उसकी थिकनेस है धीरे धीरे कम होती है और उसकी इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। इसको हम स्टेज ऑफ रिकवरी भी बोलते हैं। जैसे जैसे ये स्टेज प्रोग्रेस करती है, पेन और स्टिफनेस धीरे धीरे कम हो जाती है और इस स्टेज के एंड पे ऑलमोस्ट शोल्डर अपनी पूरी रेंज ले लेते हैं और पेन भी ऑलमोस्ट मिनिमल हो चुका होता है। ये स्टेज अराउंड 4 to 6 मंथ लास्ट करती है। ये तीनों स्टेज ऑलमोस्ट 9 to 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है और डिपेंडिंग अपॉन हम किस स्टेज पे हैं, इसके सिम्टम्स वेरी करते रहते हैं। आइए हम समझते हैं कि फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोज कैसे किया जाता है। शोल्डर स्पेशलिस्ट के जो डॉक्टर हैं वो शोल्डर को क्लिनिकल एग्जामिनेशन और स्पेशल टेस्ट करके फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोज कर लेते हैं। इसके अलावा वो एक्सरे और एमआरआई भी एडवाइस करते हैं ताकि वो कोई प्री एग्जिस्टिंग रोटेटर कफ टियर या लेब्रम टियर को रूल आउट कर सकें। आइए हम समझते हैं कि फ्रोजन शोल्डर को मैनेज कैसे किया जाता है। अगर एमआरआई और एक्सरे से ये रूल आउट हो गया है कि शोल्डर में कोई प्री एग्जिस्टिंग रोटेटर कफ या लेबरल टियर नहीं है या कोई प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट एक कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट करके अपने फ्रोजन शोल्डर से रिकवर हो सकते हैं। इस अप्रोच में हम एनाल्जेसिक्स, मसल रिलैक्सेंट, हॉट फोमेंटेशन फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी, रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज और कैप्सुलर ग्लाइड्स की मदद से फ्रोजन शोल्डर से रिकवर कर लेते हैं। बट कई पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर परसिस्ट करता है और इनमें पेन और स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। उस केसेस में हम अल्ट्रासाउंड की मदद से शोल्डर जॉइंट में इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे कि पेन और स्टिफनेस कम हो जाती है और हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। सो इन स्पाइट ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच, कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर रिकवर नहीं होता है और पेन और स्टिफनेस कई महीनों तक कंटिन्यूड रहती है। उन केसेस में हम आर्थ्रोस्कोप या दूरबीन की मदद से शोल्डर जॉइंट के अंदर देख करके 2 पोर्ट की मदद से पूरे कैप्सूल को रिलीज कर देते हैं। आर्थ्रोस्कोपी की मदद से हम कंधे के टाइट और इन्फ्लेम्ड कैप्सूल को देख सकते हैं। दूसरे पोर्ट से हम एक स्पेशल रेडियो फ्रिक्वेंसी एबिलेशन डिवाइस को इंसर्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम इस टाइट कैप्सूल को रिलीज करेंगे। सबसे पहले हम कंधे के आगे वाले भाग, जिसको हम रोटेटर इंटरवल बोलते हैं, उसे हम रिलीज करते हैं, जिसके टाइट होने की वजह से पेशेंट अपने हाथ को कमर तक भी नहीं ले जा पाते हैं। सो रोटेटर इंटरवल रिलीज करने के बाद हम कंधे के बचे हुए आगे वाले भाग को रिलीज करते हैं
और जैसे जैसे ये कैप्सूल रिलीज होता चला जाता है, कंधे के अंदर स्पेस बन जाती है और इसी तरह हम कंधे के पिछले वाले भाग को भी रिलीज कर देते हैं। प्रोसीजर के एंड पे हम देख सकते हैं कि कंधा ऑलमोस्ट 360 डिग्री रिलीज हो चुका है। आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज के कंप्लीट होने के बाद हम पेशेंट की कंधे की रेंज ऑफ मूवमेंट्स को सभी डायरेक्शंस में चेक करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट की रेंज ऑफ मूवमेंट कंप्लीटली आ चुकी है और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर्जरी के नेक्स्ट डे हम कंधे की रेंज ऑफ मूवमेंट की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और एक अंडर गाइडेंस रेंज ऑफ मूवमेंट की एक्सरसाइज को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और फिजियोथेरेपी की गाइडेंस में हम कुछ ही दिनों में शोल्डर की पूरी रेंज को अटेन कर लेते हैं। ये 55 ईयर ओल्ड फीमेल हैं जिनको पिछले 8 महीने से कंधे में दर्द रहता था और कंधा काफ़ी स्टिफ था, जिसकी वजह से ये अपने डेली रूटीन का काम भी नहीं कर पाती थी। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कैप्सुलर ग्लाइड्स, ड्राई नीडलिंग कराने के बाद भी पेशेंट की रेंज ऑफ मूवमेंट इम्प्रूव नहीं कर रही। सो हमने इनको आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज प्रोसीजर के लिए प्लान किया। सर्जरी के इमीडिएटली बाद पेशेंट अपनी पूरी रेंज अटेन कर लेता है और बिना दर्द के अपनी डेली रूटीन के सारे काम कंप्लीट कर लेता है। एक 50 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है जिनका कंधे की हड्डी उतरने की वजह से श्रीनगर में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद इनके कंधे में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रही। 1 साल एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी उनकी कंधे की रेंज में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं थी। इसके बाद इन्होंने हमें कंसल्ट किया और हमने सिंगल सिटिंग में इनकी आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज करी और उस इम्प्लांट को भी रिमूव किया। ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज फॉलो करने के बाद इन्होंने अपनी पूरी नॉर्मल रेंज अटेन कर ली है और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ और जिम की एक्सरसाइज भी ये नॉर्मल तरीके से कर पाते हैं। 8 ईयर ओल्ड फीमेल है जिनके कंधे में दर्द रहता था और कंधे में काफ़ी स्टिफनेस थी। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की मदद लेने के बाद भी इनके कंधे की इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज करने के कुछ ही दिनों बाद ही ये अपना कंधा इंडिपेंडेंटली उठा पाते थे और अपनी डेली रूटीन के सारे काम बिना दर्द के कंप्लीट कर पाते थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट करके फ्रोजन शोल्डर से रिकवर हो जाते हैं, बट आर्थ्रोस्कोप की मदद हम तब ही लेते हैं जब कंजर्वेटिव अप्रोच फेल कर जाती है। सो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, इट्स द लास्ट ऑप्शन। होप इस वीडियो के एंड पे मैंने फ्रोजन शोल्डर के कॉजेस और उसकी डायग्नोसिस और उसकी मैनेजमेंट के आपके काफ़ी डाउट्स को क्लियर किया है। बट अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड टेक केयर।